रशिया के 15 टुकड़े हो गए एक झटके में। आप रशिया के टुकड़े क्यों हुए, हमारे यहाँ खालिस्तान मूवमेंट क्यों चला, इंदिरा जी की हत्या से लेकर इसका पूरा एक चेन बनती है, जिसको मैंने अपने उससे जाना है अध्ययन से, और मैं इसको लगातार विश्लेषण करने के बाद ये पता चला कि ये खालिस्तान मूवमेंट केवल भारत तक सीमित नहीं थी, इसकी जड़ें बहुत गहरी थी। इसको समझना होगा हमें कि जो हमें सामने दिखाई देता है उसके पीछे झांकने का मादा होना चाहिए जी। इंदिरा जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था, तो सब जानते हैं। अकाल तख्त साहिब पे, हरमंदिर साहिब पे जो सेना ने अटैक किया था, ये बहुत बड़ी घटना थी जी। आप समझिए कि किसी धार्मिक स्थल पर सेना चढ़ा देना, ये उस समूह का, उस कौम का सीधा अपमान होता है। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इंदिरा जी जैसी परिपक्व नेता, जिन्होंने अमेरिका तक को उसकी औकात बताई थी, ब्रिटेन तक को उसकी औकात बताई थी, वो अपने घर में इतनी बड़ी मार कैसे खा गई। उसके पीछे कारण ये है कि जब शीत युद्ध में दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी, तो कोल्ड वर्ल्ड वॉर में दो धड़े दुनिया के हुए थे, तो जिसमें एक धड़ा यूएस की तरफ था और एक धड़ा रशिया की तरफ था। तो क्योंकि अमेरिका को यह डर था कि कहीं वर्चस्व की लड़ाई थी कि कहीं रशिया अगर इसमें जीत गया तो उसको अपना अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा था, तो उसने एक चाल चली। चाल ये थी कि उसने ओसामा बिन लादेन को खड़ा किया, वहाँ के मुजाहिदीनों को उसके साथ में उनको फंडिंग की, और उन मुजाहिदीनों के साथ लेके तालिबानियों के साथ खड़ा करने के बाद चीन के सपोर्ट से, पाकिस्तान के सपोर्ट से, जो पाकिस्तानी चैनल में आज कहते भी हैं कि देखिए हम लोगों ने रशिया के टुकड़े करने में मदद की थी, तो ये बात सच है। और इन सब ने वहाँ की इकोनॉमी को कोलैप्स करने में मदद की। वहाँ के जो रशियन जो लोग थे उन्होंने भी उनका साथ दिया था, जो वहाँ की प्रणाली से खुश नहीं थे। हर देश में ऐसे लोग होते हैं। तो उसके टुकड़े करने के बाद जब वो टुकड़े एक झटके में उसके 15 टुकड़े हो गए, तो जश्न मनाया गया कि देखो हमने ये कर दिया। आपने दुनिया में एकमात्र गुंडा छोड़ दिया दादागिरी करने के लिए। अगर वो दोनों लड़ रहे होते तो इसमें काफ़ी कुछ दूसरे देशों का भला हो सकता था। तो अमेरिका अपनी मनमानी करते करते यहाँ बढ़ गया। फिर वो ओसामा बिन लादेन, तो ये दूसरी घटना है कि जिसको वो खड़ा करता है उसको फिर खुद ही मारता है। आपको पता होगा आप लोगों को कि इराक ईरान में इन्होंने सद्दाम को सपोर्ट किया था, फिर सद्दाम हुसैन जब इनकी गले की हड्डी बना तो सद्दाम हुसैन को भी इन्होंने मार दिया। कई लोग कहते हैं कि समाजवाद और साम्राज्यवाद में अच्छा कौन सा है। देखिए, साम्राज्यवाद से ही दुनिया चलती है, समाजवाद से कभी भी चली नहीं है दुनिया। और अगर चलती होती तो आज चीन साम्राज्यवादी नहीं बनता, और जो दूसरे देश जो छोड़ चुके हैं साम्यवाद को, तो वहाँ भी साम्यवाद रहता। भारत में भी कम्युनिज़्म की नींव काफ़ी गहरी थी एक समय तक, तो वहाँ भी समाजवाद नहीं चला यहाँ भी। तो ये दुनिया में एक असफल प्रयोग रहा है। रशिया के 15 टुकड़े हो गए एक झटके में। आप रशिया के टुकड़े क्यों हुए, हमारे यहाँ खालिस्तान मूवमेंट क्यों चला, इंदिरा जी की हत्या से लेकर इसका पूरा एक चेन बनती है, जिसको मैंने अपने उससे जाना है अध्ययन से, और मैं इसको लगातार विश्लेषण करने के बाद ये पता चला कि ये खालिस्तान मूवमेंट केवल भारत तक सीमित नहीं थी, इसकी जड़ें बहुत गहरी थी। इसको समझना होगा हमें कि जो हमें सामने दिखाई देता है उसके पीछे झांकने का मादा होना चाहिए जी। इंदिरा जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था, तो सब जानते हैं। अकाल तख्त साहिब पे, हरमंदिर साहिब पे जो सेना ने अटैक किया था, ये बहुत बड़ी घटना थी जी। आप समझिए कि किसी धार्मिक स्थल पर सेना चढ़ा देना, ये उस समूह का, उस कौम का सीधा अपमान होता है। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इंदिरा जी जैसी परिपक्व नेता, जिन्होंने अमेरिका तक को उसकी औकात बताई थी, ब्रिटेन तक को उसकी औकात बताई थी, वो अपने घर में इतनी बड़ी मार कैसे खा गई। उसके पीछे कारण ये है कि जब शीत युद्ध में दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी, तो कोल्ड वर्ल्ड वॉर में दो धड़े दुनिया के हुए थे, तो जिसमें एक धड़ा यूएस की तरफ था और एक धड़ा रशिया की तरफ था। तो क्योंकि अमेरिका को ये डर था कि कहीं वर्चस्व की लड़ाई थी कि कहीं रशिया अगर इसमें जीत गया तो उसको अपना अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा था, तो उसने एक चाल चली। चाल ये थी कि उसने ओसामा बिन लादेन को खड़ा किया, वहाँ के मुजाहिदीनों को उसके साथ में उनको फंडिंग की, और उन मुजाहिदीनों के साथ लेके तालिबानियों के साथ
खड़ा करने के बाद चीन के सपोर्ट से, पाकिस्तान के सपोर्ट से, जो पाकिस्तानी चैनल में आज कहते भी हैं कि देखिए हम लोगों ने रशिया के टुकड़े करने में मदद की थी, तो ये बात सच है। और इन सब ने वहाँ की इकोनॉमी को कोलैप्स करने में मदद की। वहाँ के जो रशियन जो लोग थे उन्होंने भी उनका साथ दिया था, जो वहाँ की प्रणाली से खुश नहीं थे। हर देश में ऐसे लोग होते हैं। तो उसके टुकड़े करने के बाद जब वो टुकड़े एक झटके में उसके 15 टुकड़े हो गए, तो जश्न मनाया गया कि देखो हमने ये कर दिया। आपने दुनिया में एकमात्र गुंडा छोड़ दिया दादागिरी करने के लिए। अगर वो दोनों लड़ रहे होते तो इसमें काफ़ी कुछ दूसरे देशों का भला हो सकता था। तो अमेरिका अपनी मनमानी करते करते यहाँ बढ़ गया। फिर वो ओसामा बिन लादेन को, ये दूसरी घटना है कि जिसको वो खड़ा करता है उसको फिर खुद ही मारता है। आपको पता होगा आप लोगों को कि इराक ईरान में इन्होंने सद्दाम को सपोर्ट किया था। फिर सद्दाम हुसैन जब इनकी गले की हड्डी बना तो सद्दाम हुसैन को भी इन्होंने मार दिया। इसी तरह से रशिया को भारत का एक समूह चाहिए था अपने लिए। तो उसने क्या किया कि उसको सिखों को अलग करना था, काट देना था भारत से। और इंदिरा गांधी जो थी उस वक्त की हमारी तत्कालीन सरकार थी, वो रशिया के फेवर में थी। रशिया हमको सपोर्ट करता था 71 का, सबको पता है। तो इंदिरा जी से ये कहा गया, तो सिख क्योंकि एथिस्ट नहीं है, वो अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर होते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोग क्यों लड़े रशिया के लिए। तो एक नकली प्लांट किया गया खालिस्तान मूवमेंट, जिसमें आपको पता है नॉन स्टेट एक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। तो उनको फंडिंग दी गई कि सिखों के ऊपर आप अत्याचार करना शुरू कर दीजिए। तो आप उस वक्त देखते हैं कि सिखों को अलग करने के लिए पूरी एक श्रृंखला चलाई गई थी। पंजाब का टेररिज्म ले लिए, फिर उसके बाद क्या नाम है, आने के बाद पंजाब के आतंकवाद से लेके खालिस्तान की जो मूवमेंट सारी चली थी, ये उसी पार्ट का हिस्सा है। ठीक। और इसमें इनकी भावनाओं को बहुत दोहन किया गया, बहुत भड़काया गया कि आप लोग हमारे पक्ष में आइए, जिसमें हमारी सरकार ने पूरा योगदान निभाया था। भिंडरवाला को जबरदस्ती आतंकवादी घोषित किया गया। भिंडरवाला आतंकवादी नहीं थे। भिंडरवाला का कोई रोल नहीं था आतंकवाद से। जब सुब्रमण्यम स्वामी साहब उनसे मिले थे तो उनका इंटरव्यू मैंने देखा था, उन्होंने कहा था कि किसी को मैंने अलग पंजाब नहीं मांगा है, लेकिन कोई देता है तो कहने दीजिए। बोला आप जवाब क्यों नहीं देते? बोले मैं जवाब क्यों दूँ। तो भिंडरवाला को ज़बरदस्ती टारगेट बनाया गया। वो ठीक है अपने प्रतीक लेके चलते, बाण चलते थे, पिस्टल रखते थे, वो अलग बात है, सिख रखते हैं, आज भी रखते हैं। और ये सारा उसी कड़ी का हिस्सा था। उस कड़ी के तहत सिखों को एक तरीके से अलग करने का प्रयास किया गया। लेकिन सिख कौम इतनी वफादार अपने देश के लिए रही कि वो लोग, उन प्रताड़ना सही, उन्होंने जुल्म सहा, सब कुछ सहा, लेकिन वो अलग नहीं हुए। कुछ लोग भटक गए, अलग भी हो, कुछ पाकिस्तान में बैठे हैं आज भी खालिस्तान के समर्थक, वो हल्की फुल्की मूवमेंट है। कुछ कनाडा में बैठे हैं। लेकिन आज के वर्तमान दौर पे फिर आप समझिए कि मुझे दुख होता है कि वहाँ पे कन्वर्जन सबसे ज़्यादा आज पंजाब में है। और जो सिख अपने आप को इतने कट्टर माने जाते थे वो क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ पे उनका पहनावा सरदारों वाला है, कड़ा पहनते हैं, वही 5 चीज़ें धारण करते हैं। लेकिन वो जब बोलते हैं तो वाहिगुरु जी नहीं बोलते, जय मसीह बोलते हैं। और उनको कनाडा से मोटी फंडिंग होती है, उनको पैसा बांटा जाता है, जिसमें सिखों के ऊपर ये किया जा रहा है। दूसरा, इंदिरा गांधी जी के बारे में जो बात मैं कह रहा था कि उन लोगों ने क्या किया था कि ये उस वक्त, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, जो इंदिरा गांधी में सलाहकार थे, मेन सलाहकार की बात कर रहा हूँ जी, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। उन्होंने ये सलाह दी, राजीव गांधी की कोई नहीं मानता था, उनकी माँ उनकी नहीं मानती थी, लेकिन भावनात्मक रूप से एक ऐसा संबंध था किसी के साथ, उन्होंने सलाह दी कि आप इसके ऊपर टैंक चलवा दीजिए, ये कर दीजिए। तो क्योंकि उसके लिए स्पेशली मना किया गया था, जो बहुत पुराने, अभी तो उनका देहांत हो गया, कुलदीप नैयर जी जो वरिष्ठ पत्रकार थे जी, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को कहा था कि आप ये मत करिए, क्योंकि ये लोग सिख इसको कभी नहीं भूलेंगे। और बाद में ये बात कहीं ना कहीं इंदिरा जी को भी एहसास हुआ कि ये मैंने गलती कर दी, तो वो इस झांसे को समझ नहीं पाई थी, मेरा ये मानना है।
और क्योंकि सिख की पूरी एक बटालियन रशिया को अपने लिए चाहिए थी, जिससे वो इसको लड़ने के लिए अपने इस्तेमाल में, अपने फेवर में इस्तेमाल कर सके, तो उनको सिखों के लिए जो उनकी कैप्चर करने की एक नीति थी रशियंस की जी, जिसमें वो चाइना से और पाकिस्तान से और यूएस से पूरा अपनी आर्मी के साथ ज्वाइंट एक ऑपरेशन करना चाहते थे, ये उस रणनीति का हिस्सा इंदिरा गांधी जी उसकी वेदी पर शहीद हो गई। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। दूसरा, आज देखिए कि कितनी सारी विसंगतियाँ समाज में है, सब कुछ है। आप बताइए कि क्या इंदिरा गांधी जी से शक्तिशाली प्रधानमंत्री कोई हुआ है? सिक्किम को रातों रात वहाँ के राजा ने जनमत कराया था, जनमत संग्रह हुआ। उन्होंने कहा कि जनमत में संग्रह में ज़्यादातर लोगों ने बोला हमको भारत की तरफ जाना है। भारत की तरफ आने के लिए वहाँ चाइना के पक्ष में जाने के लिए लोग कम एग्री थे, कम रजामंदी थी। उसके बावजूद राजा उधर जाना चाहता था, तो इंदिरा जी ने एक रात में फोर्स भेज के 70 उनके करीब बॉडीगार्ड थे, आधे घंटे में उन्होंने पूरे सिक्किम को कैप्चर कर लिया। ये विल पावर थी उनकी, ये उनकी सशक्तिकरण के उनके इरादे को दर्शाता है कि वो किस स्तर की प्रधानमंत्री थी, घुटने नहीं टेकती थी। तो इसको मैं इस तरह से देखता हूँ। दूसरा, मैं एक विषय पर और बता दूं कि भारत में चाहे घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन हो, चाहे दूसरी घटनाएं हो, कोई व्यक्ति अगर ये समझता है कि ये भारत का केवल आंतरिक मामला है और भारतीय सरकार इसका निर्णय लेती है, तो मैं बड़ी क्षमा के साथ कहना चाहूँगा, फिर आपको अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक राजनीति की समझ नहीं है। आज वर्तमान में भी जो भारत में हो रहा है उसको विश्व के बैठे हुए कुछ नियंत्रित लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, वो इसको डिसाइड करते कि भारत में क्या होगा, अमेरिका में क्या होगा, ब्रिटेन में क्या होगा, रूस में क्या होगा। चीन एकमात्र ऐसा देश है जो नहीं सुनता है, और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले विश्व युद्ध की जो आहट है वो चीन के ऊपर ही होगी। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ।